सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अपवाह वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले हम जानेंगे कि अपवाह वेग क्या है, उसके बाद हम अपवाह वेग के लिए ये व्यंजक प्राप्त करेंगे, यानी कि अपवाह वेग के सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। और हाँ, अपवाह वेग को ही अनुगमन वेग भी कहा जाता है। दोनों एक ही हैं, अपवाह वेग, अनुगमन वेग, और इंग्लिश में आप बोलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अंग्रेजी में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आइए समझते हैं अपवाह वेग यानी कि अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर से। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि विद्युत धारा क्या है। किसी भी चालक के किसी भी परिच्छेद से एकांक समय में, चलिए मैं एक चालक ले लिया और यहां पर एक कोई भी परिच्छेद ले लिया x डैश, ओके। इसके किसी, तो ये परिच्छेद हमने ले लिया है। तो इस परिच्छेद से एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसे ही हम कहेंगे विद्युत धारा। I = Q/T। और हम जानते हैं कि किसी भी चालक में आवेश के नाम पर केवल और केवल इलेक्ट्रॉन बहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम कहते हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तो सवाल ये है कि अगर मैं मान लूँ कि ये चालक है, ये एक चालक तार है, तो क्या इसमें अभी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है? क्या इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं? क्योंकि इसमें तो अभी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। अगर इस चालक में अभी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं है तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी चालक हो, हम किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। अगर हम एक नॉर्मल चालक की बात करें तो उसके एकांक आयतन में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एकांक आयतन में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगर हम किसी भी चालक की बात करते हैं तो हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं। आपको पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों और बद्ध इलेक्ट्रॉनों के बारे में चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लें। ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन अंदरूनी कक्षाओं में होते हैं, जो नाभिक के साथ प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े हैं, उन्हें हम कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। वो उस परमाणु को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जो बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इस नाभिक के साथ, ये नाभिक है, जो इस नाभिक के साथ बहुत ही क्षीण स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े हैं, वो उस परमाणु को छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं। वो उस चालक में घूमने के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए हम कहते हैं इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन ही तो धारा का निर्माण करते हैं। तो क्या अभी अगर ये चालक है तो क्या इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बच्चे? हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। फिर इसमें धारा का प्रवाह क्यों नहीं हो रहा? बैटरी को या सेल को लगाने पर ही धारा का प्रवाह क्यों होता है? इसका जवाब है आपके पास। सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और 2 मिनट सोचिए कि अगर आपके पास एक चालक तार है और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है, बैटरी को जोड़ने पर ऐसा नहीं होता कि वहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाते हैं। नहीं, ये तो चालक का जन्मजात गुण है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। और अभी अगर ये चालक है, हालांकि ये प्लास्टिक है तो हम इसे चालक नहीं कहेंगे, मान लो ये चालक तार है, तो इस चालक तार में जन्मजात गुण है, कभी तो हम इसे चालक कहते हैं ना बच्चे, कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। क्यों? सोचो, क्यों नहीं हो रहा? तो आप ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन अभी स्थिर होंगे। आप ये कहेंगे कि हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे। आप जैसा बता रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में है क्योंकि चालक है,
तो अगर जब हम बैटरी उस चालक तार से नहीं जोड़ते हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्थिर हैं, वो चल नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन आवारा होते हैं और वो चालक में घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। और मैं बता दूं, घूमते ही नहीं रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। और वो स्पीड है 10 के घात में 5 मीटर पर सेकेंड। सोचिए इस बारे में, 10 के घात में 5 मीटर पर सेकेंड से मुक्त इलेक्ट्रॉन धात्विक चालक के अंदर घूमते रहते हैं, फिर भी वहां पर आपको धारा नहीं मिल रहा, वहां पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अभी हमने बैटरी नहीं जोड़ा है, लेकिन फिर भी इस चालक तार के अंदर जो ऊष्मीय विक्षोभ है, जो ऊष्मा के कारण उथल पुथल है, उस ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, उस ऊष्मा के उथल पुथल के कारण उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 10 के घात में 5 मीटर पर सेकेंड से गति करते रहते हैं। गतिमान है, वो बिल्कुल स्थिर नहीं है, फिर भी धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। और ये जो 10 के घात में 5 मीटर पर सेकेंड है, जो ऊष्मा के कारण, जो ताप के कारण इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, इसे हम कहते हैं तापीय चाल। 10 के घात में 5 मीटर पर सेकेंड। मैं शायद आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, मैंने आपको क्लियर करता हूं। चलिए, मैं बनाता हूं पहले एक चालक। हम समझ के आ रहे हैं बच्चे, हम समझ रहे हैं प्रवाह वेग। चलो मैं बनाता हूं एक चालक। ये बना दिया मैंने एक चालक, बहुत ही जूम करके दिखाया आपको, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी घटनाएं होने वाली हैं। तो चालक है तो उसके अंदर अथाह मात्रा में, बहुत ही प्रचुर मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अभी हमने बैटरी नहीं जोड़ा है, तो आपको मालूम है कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हैं, और मैं ये बोल भी रहा हूं कि वो मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं है, वो गतिमान है। और कितने रफ्तार से, जिसे हम कह रहे हैं तापीय चाल 10 के घात में 5 मीटर प्रति सेकंड। इस चाल से वो, इस रफ्तार से वो भाग रहे हैं चालक के अंदर, फिर भी आपको विद्युत धारा नहीं मिल रहा। कारण ये है कि उस चालक तार के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं जो गतिमान हैं, वो उस चालक के अंदर ऊष्मीय विक्षोभ के कारण जो गतिमान हैं, ऊष्मा के कारण जो गतिमान हैं, वो किसी एक निश्चित दिशा में गतिमान नहीं है, वो किसी भी एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, जिसका मन जिधर उधर जा रहा है। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन आवारा होते हैं, वो कहीं से कहीं भी जाते हैं, उनका कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, गोल नहीं है। और अगर आपकी ज़िंदगी में एक गोल नहीं होगा तो आप कभी भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। आप बस मान लीजिए फुटबॉल ग्राउंड आप एज्यूम कर लीजिए, जहाँ पे कोई गोल ही नहीं है, तो उस फुटबॉल को बस इधर से उधर मारा जाएगा, कभी भी गोल होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ गोल पोस्ट है ही नहीं। वैसे ही यहाँ भी होता है। यहाँ पर भी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इस रफ्तार से भाग रहे हैं, समझिए उनके साथ एक्चुअली में होता क्या है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने के बाद जो परमाणु बचेगा वो धनावेशित हो जाएगा। क्लियर है ये? इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने के बाद जो परमाणु बचेंगे वो धनावेशित हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों की कमी ही तो धनावेश है। तो ये है दृढ़ परमाणु, धन आवेशित दृढ़ परमाणु। इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने के बाद जो बचे हैं ये है धन आवेशित परमाणु, जो कि दृढ़ है, क्योंकि इनका द्रव्यमान ज्यादा है, तो ये गतिमान नहीं है। ओके, और अब बात करते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की जो अपने परमाणु को छोड़कर उस चालक में भटक रहे हैं। चलिए मैं किसी एक का एग्जांपल ले लूं। चलो ये एक इलेक्ट्रॉन है, जाके इसे टकराया, गति में जाकर टकरा गया, फिर इधर जाके इससे टकरा गया, फिर इधर जाके इससे टकरा गया, फिर हो सकता है इधर वापस आ जाए, फिर जाके इससे टकरा गया। ऐसे आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। जाके इससे टकराया, फिर आके इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर आके इससे टकराया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कैसी गति कर रहे हैं? वो अनियमित और यादृच्छिक गति कर रहे हैं। यादृच्छिक गति शायद आपको हिंदी में अच्छे से समझ में ना आया हो, अंग्रेजी में लिख दूंगा, ज्यादा समझ में आएगा। इर्रेगुलर एंड रैंडम मोशन है ये।
इरेगुलर एंड रैंडम मोशन, अनियमित और यादृच्छिक गति कर रहे हैं। चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अनियमित किसके कारण, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, ऊष्मा के कारण, ऊष्मीय उछल पुछल के कारण उस चालक के अंदर अनियमित और यादृच्छिक गति करते हैं और इस दौरान वो धन आयनों से टकराते रहते हैं। एकदम इधर से जाके उधर टकराया, उधर से जाके इधर टकराया, उधर जाके इधर टकराया। इससे क्या होता है कि किसी भी निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या हो जाएगा बच्चे, इलेक्ट्रॉनों का वेग शून्य होता है। जो परिणामी वेग है वो शून्य है, क्योंकि वो कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। वो गति में तो हैं, बहुत ही ज्यादा रफ्तार से गति में है, लेकिन उनकी गति अनियमित है, यादृच्छिक है, और वो गति के दौरान इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने के बाद जो धन आवेशित परमाणु बचते हैं उनसे निरंतर टकराते रहते हैं, जिससे कि उनके गति की दिशा बदलते रहती है, और गति की दिशा बदलने के कारण किसी भी एक निश्चित दिशा में उनका परिणामी वेग शून्य होता है। इसीलिए आपको इस चालक में धारा मालूम नहीं पड़ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस चालक में अभी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम चालक के सिरों के बीच एक बैटरी लगा देंगे, एक सेल जोड़ देंगे। तो क्या होगा, सेल को जोड़ने के बाद क्या होगा, देखिए बच्चे, ये हमने इसके सिरों के बीच क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया, प्लस माइनस। जब आप किसी चालक के सिरों के अक्रॉस, सिरों पर एक बैटरी लगाते हैं, यानी कि आप इस सिरे और इस सिरे के बीच विभवांतर V उत्पन्न करते हैं, और जब विभवांतर V होगा, लंबाई L होगी, तो V बाई L हमको मालूम है क्या होता है बच्चे, विद्युत क्षेत्र होता है। E इक्वल टू dV बाई dr, E इक्वल टू dV बाई dr। ये विभवांतर है और ये दूरी है। तो क्या पढ़ा था हमने पढ़ा है ना चैप्टर 2 में, विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। हम यहाँ पर बस हम ऋणात्मक, हम उनके साइन की बात नहीं करते, हम बस बात कर रहे हैं उसके मान की। तो E इक्वल टू हो जाएगा V बाई L, जहाँ पे L इसकी लंबाई है। तो ये सीधे और ये सीधे के बीच विभवांतर V है, दोनों के बीच की दूरी L है। तो ये जो विभव प्रवणता है वो विद्युत क्षेत्र के बराबर होगी। यानी कि जब आप किसी भी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं बैटरी की सहायता से, तो चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब भी आप बैटरी लगा रहे हैं, यानी कि आप चालक के सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न कर रहे हैं, और जब विभवांतर होगा तो चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र होगा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। यह है विद्युत क्षेत्र। विभवांतर के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और अब आपको मालूम है कि अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेशित कण है या कोई आवेश है, तो उस पर एक बल लगता है। कौन सा बल लगता है बच्चे, यही लिख देते हैं, वेक्टर F इज इक्वल टू Q वेक्टर E। यह है विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश Q पर लगने वाला बल। यह है विद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश पे लगने वाला बल, और इस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है अगर वो आवेश धन आवेश है तो। लेकिन यहां पे कौन सा आवेश है मेरे बच्चे, यहां पर आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऋण आवेश है। और ऋण आवेश लगा दिया, यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, यानी कि ये जो बल लगेगा अब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। ये जो अब बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के कारण, जो इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पे जो बल लगता है, अगर वो धन आवेश है तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, अगर वो ऋण आवेश है यानी कि इलेक्ट्रॉन है तो बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है।
तो जब आप चालक के सिरों पर बैटरी लगाते हैं, विभवांतर उत्पन्न करते हैं, विभवांतर लगाते हैं, आपने क्या किया है, बैटरी लगा दिया, यहाँ का विभव ज़्यादा हो गया, यहाँ का विभव कम हो गया, यानी कि आपने दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न कर दिया। और जब विभवांतर हो जाएगा तो उस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पे बल लगने लगेगा। और अब इलेक्ट्रॉनों को राह दिखाने के लिए ये बल आ गया है। पहले इलेक्ट्रॉन गतिमान थे, इधर उधर कहीं भी, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, बस इधर उधर लड़ते झगड़ते, तो उनका जो परिणामी वेग मिल रहा था वो शून्य मिल रहा था, इससे धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। लेकिन जब आपने बैटरी लगा दिया, जब आपने विभवांतर उत्पन्न कर दिया, तो अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इस बल की दिशा में गतिमान होने लगेंगे। यही तो बल है ना, जो इलेक्ट्रॉनों को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले जाएगा। यानी अब इलेक्ट्रॉनों को पता चल गया है कि बच्चे हमको जाना किधर है, हमको जाना है इधर, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल लगेगा, ये ऐसा। लेकिन अभी भी वो प्रॉब्लम है, अभी भी वो समस्या है बच्चे। ऐसा नहीं है कि ये जो बल लग रहा है उन इलेक्ट्रॉनों के वेग को हमेशा बढ़ाता ही जाएगा, बढ़ाता ही जाएगा, बढ़ाता ही जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो आपके धन आवेशित परमाणु हैं, इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने पे जो दृढ़ धन आवेशित परमाणु बचे हैं, उनसे उनकी टक्कर अब भी होगी। लेकिन मुश्किलें लाख आ जाएं तो क्या होगा, मुश्किलें लाख आ जाएं तो क्या होगा, जीने की तरकीबें निकालो, मर जाने से क्या होगा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनों को पता है कि यार हमको इधर से इधर जाना है, क्योंकि ये बल इनको इधर से इधर ले जा रहा है। तो लाख टकरा लें, लाख उन धन आवेशों से उनकी टक्कर हो जाए, टकराने के बाद भी वो अपने गति की दिशा नहीं बदलेंगे। चलो मान लेते हैं हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, ये इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ के धन आवेश से टकरा गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लूँ, अलग अलग कलर में लूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये एक धन आवेश हो गया, ये एक धन आवेश हो गया, ये एक धन, बहुत सारे होंगे, ऐसा कौन सी बड़ी बात, धन आवेश। किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करूँ मैं, ये आया, तो ये जो बल लग रहा था, उस बल ने उस इलेक्ट्रॉन को टॉलरेट किया है, जिससे उसका वेग बढ़ा है। देखो तापीय वेग तो था ही था, तापीय वेग जो उष्मीय उथल पुथल के कारण जो वेग था वो था ही था। लेकिन जब आप विभवांतर लगाते हैं, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके कारण उन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है, बल के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है, उसके कारण उनको एक कुछ एक्स्ट्रा वेग मिलता है, जिससे कि वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब वो इन धन आवेशों से टकराएंगे तो उस अतिरिक्त वेग को खो देंगे। इस बल के कारण उन इलेक्ट्रॉनों को जो एक एडिशनल, एक एक्स्ट्रा, एक अतिरिक्त वेग मिला था, वेग का घटक मिला था, इस धन आवेश से टकराने के बाद उस वेग के घटक को खो देंगे। लेकिन अभी भी बल उसी दिशा में लग रहा है, वो फिर करेंगे जिंदगी तला, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर टकराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर टकराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर टकराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यानी उनको मालूम है कि लाख टक्कर खा लूँ, लाख ठोकर खा लूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उसी डायरेक्शन में जाना है। और ऐसा सभी इलेक्ट्रॉनों के साथ होगा, ऐसा सभी इलेक्ट्रॉनों के साथ होगा कि वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लगेंगे और धन आवेश से टकराएंगे और जो वेग का अतिरिक्त घटक मिला वो खो देंगे। लेकिन वो बल तो लगी रहा ना, उसको फिर उसको त्वरित करेगा। यानी कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगेंगे एक नियत औसत वेग से। देखो त्वरित हो रहे हैं, जीरो जा रहे हैं, त्वरित हो रहे हैं, जीरो हो जा रहे हैं, त्वरित हो रहे हैं, जीरो हो जा रहे हैं। देखो पूरा वेग जीरो नहीं हो रहा है, समझो आप। ये थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ होती है। ये वेग का घटक उनके साथ है ही है, ये वेग का घटक उनके साथ है ही है, उसको कोई ले नहीं गया। उसके अंदर का, चालक के अंदर का उसमें उथल पुथल अभी भी विद्यमान है, लेकिन विद्युत क्षेत्र के कारण उनको एक एक्स्ट्रा वेग मिला है और ये किधर जाएंगे, वो उनको एक डायरेक्शन मिल गया ना विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी माइनस से प्लस की ओर। तो जब वो धन आवेशों से टकराते हैं, धन आवेशित परमाणु से टकराते हैं, तो केवल और केवल उस अतिरिक्त वेग को खोते हैं, बाकी ये जो वेग है उनके साथ रहता ही रहता है। तो देखो ये वेग तो है ही है, और जो त्वरित हो रहे हैं बस उसी वेग को खोते हैं। तो जब वो आगे बढ़ते हैं, इधर आगे जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र इधर विद्युत क्षेत्र है और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो कुछ समय के बाद क्या होगा,
कि सभी इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत औसत वेग से आगे बढ़ते जाएंगे। त्वरित हो रहे हैं फिर जीरो हो जा रहे हैं, त्वरित हो रहे हैं फिर जीरो हो जा रहे हैं। तो औसत वेग उनको किधर ले जा रहा है? वह औसत वेग उनको विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले जा रहा है, और उस नियत औसत वेग को हम कहते हैं वीडी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझिए क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग। समझिए, अपवाह वेग वह नियत औसत वेग होता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं। वह नियत औसत वेग, सभी इलेक्ट्रॉनों का वह नियत औसत वेग जो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर खींचे चले जाते हैं। ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है? खींच रहा है कोई। कौन खींच रहा है? जब आपने विद्युत क्षेत्र लगाया है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन है नियत औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में खींचे जाते हैं इस धन आवेश सिरे की ओर, और उस नियत औसत वेग का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि अपवाह वेग। ओके, तो फिर समझते हैं कि हो क्या रहा है, सिलसिला क्या चल रहा है। यहाँ पर हम एक चालक की बात करते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत है, अनंत है मान लो, और वो इलेक्ट्रॉन अनियमित और यादृच्छिक गति करते रहते हैं, जिससे कि वो अपने गति के दौरान धन आवेशित परमाणु से टकराते हैं, और इस टक्करों के कारण, अनियमित और यादृच्छिक गति के कारण, उनका जो परिणामी वेग है किसी भी एक दिशा में शून्य होता है, इसलिए वहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन जब आप विभवांतर उत्पन्न करते हो, जब बैटरी लगाते हो, विभवांतर लगाते हो, विभवांतर उत्पन्न होता है जिससे कि उस चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है, और ये बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, और ये बल उन इलेक्ट्रॉनों को राह दिखा रहा है कि बेटा तुमको इधर से इधर जाने को है। लेकिन यहाँ भी सिलसिला चलेगा, जब वो त्वरित होंगे जाके टकराएंगे, फिर त्वरित होंगे फिर टकराएंगे, फिर त्वरित होंगे फिर टकराएंगे, तो कुछ समय के बाद सभी इलेक्ट्रॉनों का एक नियत औसत वेग हो जाएगा, और सभी इलेक्ट्रॉन उसी नियत औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में धन आवेशों की ये जो धन सिरा है बैटरी का, या जो चालक का धन सिरा है, उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। उस नियत औसत वेग को हम कहते हैं बच्चे का अनुगमन वेग कहते हैं, या अपवाह वेग कहते हैं, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है? जरा एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इतना अंदर घुस घुस के हमने बात करी। अच्छा, ये जो नियत औसत वेग है ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये होता है 10 के घात में -4 मीटर पर सेकेंड। समझ लो कितना नेग्लिजिबल, कितना नगण्य इसकी तुलना में। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आपने विद्युत क्षेत्र लगाया तो इलेक्ट्रॉनों का वेग इतना हो गया, नहीं 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 नहीं, पहले का वेग इतना था ही था, 10 के घात में 5 मीटर पर सेकेंड था। लेकिन जब आपने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है चालक के अंदर, तो इतना अतिरिक्त वेग मिल जाता है, और ये अतिरिक्त वेग उनको किधर की ओर ले जाता है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, बैटरी के धन सिरे की ओर, बैटरी के धन सिरे की ओर। तो ये बहुत ज़्यादा वेग नहीं होता है, लेकिन इस वेग में ये जुड़ जाएगा, और उनको इलेक्ट्रॉनों के एक निश्चित राह मिल जाएगा, एक निश्चित दिशा मिल जाएगी, जिससे कि अब वहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। चलिए बात करते हैं अपवाह वेग के लिए व्यंजक की। बहुत ही आसान है बच्चे, बहुत ही आसान है। चलो, तो मैं ले लिया एक चालक, ये ले लिया चालक, ठीक है। मान लिया कि इसकी लंबाई L है, और इसके सिरों पे मैं विभवांतर लगा रहा हूं V। तो अगर चालक की लंबाई L है, उसके सिरों पर विभवांतर V उत्पन्न किया गया है या V लगाया गया है, तो इस चालक के अंदर क्या होगा? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। लिख लें क्या? लिख लेते हैं। माना, देखो इतना अच्छे से लिखने का मतलब ये है क्योंकि ये आपको PDF के फॉर्म में नोट्स मिलता है, जो कि टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपको एक कंप्लीट नोट्स मिल जाता है, आप उसको देखकर एक बढ़िया सा नोट्स बना सकते हैं। माना चालक
की लंबाई स्मॉल l है, उसके सिरों पर v विभवांतर लगाया जाता है, जिससे क्या होगा बच्चे, जिससे उसके अंदर ढंग से लिखूं, अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और ये हो जाएगा E इक्वल टू V/L। यही तो है, समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। E इक्वल टू V/L, ये कहाँ से आया है? ये संबंध है विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में। विभव प्रबलता को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, E इक्वल टू V/L। तो इन दोनों के बीच का विभवांतर V है, दूरी L है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, E इक्वल टू हो जाएगा V/L। क्लियर है? और विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इधर की ओर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड अब आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश है तो उस पर कितना बल लगता है? विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश Q पर लगने वाला बल कितना होता है? ये होता है वेक्टर F इज इक्वल टू Q वेक्टर E। लेकिन यहां पर हमारा आवेश इलेक्ट्रॉन है जो कि ऋण आवेशित है, अतः इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? वेक्टर F इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर E। यही तो है। आवेश का मान आपने क्या रख दिया? आवेश का मान आपने रख दिया माइनस E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और ऋण आवेशित होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो ऋण आवेश यहाँ पे यही दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। और अब मान लीजिए, अब यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो हमको मालूम है ना कि वेक्टर F इज इक्वल टू होता है m वेक्टर A। जानते हैं ना हम ये कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर F/m, और वेक्टर F का मान क्या है बच्चे? माइनस E वेक्टर E/m। वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर E/m। तो ये है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल के कारण उत्पन्न होने वाला त्वरण। और अब देखिए, फॉर्मूले को देख के ये लगता है कि जो त्वरण है वो इस विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है, यानी विद्युत क्षेत्र को बढ़ाते चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन का त्वरण बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो बच्चे, जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करना चालू करता है, यानी जब वो त्वरित होता है, तो जाके वो फिर उसकी नियति वही है कि जाके वो धन आवेशित परमाणु से टकरा जाता है। तो जो अतिरिक्त वेग मिलता है इस त्वरण के कारण, जो अतिरिक्त वेग मिलता है, उस अतिरिक्त वेग के घटक को खो देता है। ठीक है, यही है ना। आपको अभी तो समझाया था यहाँ पर कि जब इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो बस त्वरित ही होता चला जा रहा है, उसका वेग बढ़ता ही चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। जब वो त्वरित हो रहा है, उसको कुछ अतिरिक्त वेग का घटक मिल रहा है, तो क्या करता है? वो जाके, उसकी नियति में वही लिखा है, मुकद्दर वही है, तो क्या करोगे? जाके धन आवेशित परमाणु से टकरा जाता है, तो जो अतिरिक्त वेग है वो शून्य हो जाता है। फिर वो त्वरित होगा, क्योंकि बल तो लगता ही रहेगा, ये बल उसके ऊपर लगता ही रहेगा, फिर वो त्वरित होगा, फिर जाके टकरा जाएगा। फिर वो जो अतिरिक्त वेग मिलता है उसको, तापीय वेग के अलावा जो एक अतिरिक्त वेग उसको मिलता है, उसको खो देता है टक्कर के बाद, यानी कि उसका त्वरण
इस विद्युत क्षेत्र के साथ हमेशा बढ़ता नहीं चला जाएगा, क्योंकि जाके अंततः उसको टकरा जाना है। तो जो चलो मान लो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहा, त्वरित हो रहा है, जाके धनावेश से टकरा गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो अतिरिक्त वेग प्राप्त किया था उस अतिरिक्त वेग को खो देगा। तापीय वेग अभी भी उसके साथ रहेगा, लेकिन जो अतिरिक्त वेग को प्राप्त किया उसको खो देगा। फिर वो यहाँ से त्वरित होगा, फिर जाके वो अतिरिक्त वेग को खो देगा। तो जो अतिरिक्त वेग को प्राप्त करता है वो अगले टक्कर में जाके शून्य हो जाता है। क्लियर है ये? यानी कि उसका वेग हमेशा बढ़ता ही नहीं चला जाएगा। चलिए, तो वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ई वेक्टर ई अपॉन एम। अब अगर मान लूँ मैं, अगर मान लूँ, माना चालक के अंदर n इलेक्ट्रॉन, मैं कुल इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूं, n इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। माना चालक के अंदर n इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और यदि इलेक्ट्रॉनों के तापीय वेग क्रमशः कितने हो, u1 u2 u3 कितने हो, un हो। क्लियर है? अभी हम बस बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों के तापीय वेग की, जो ऊष्मीय उथल पुथल के कारण होता है। मान लेते हैं u1 है, u2 है, u3 है, un है, n इलेक्ट्रॉन के क्रमशः इतने तापीय वेग हैं। तो तापीय वेग का परिणामी क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि कोई भी कहीं भी जा रहा है। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपॉन n कितना होगा? दैट विल बी 0। तापीय वेग का जो कुल परिमाण है वो 0 होता है, कुल परिणामी शून्य होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ये चालक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन अपने मन से कोई कहीं भी जा रहे हैं, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, जिसका मन जो उधर जा रहा है, क्योंकि वो आवारा है, उनको अभी राह दिखाने वाला कोई आया नहीं था। तो तापीय वेग का जो परिणामी है, नेट बोल सकते हैं, नेट तापीय वेग कितना हो जाएगा? नेट तापीय वेग हो जाएगा 0। ठीक है? और अब देखिए, जब ये त्वरण, यानी कि जब आप विभवांतर लगा देते हैं, विद्युत क्षेत्र बंद हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों को एक राह मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन इस त्वरण से त्वरित होने लगते हैं, तो मान लेते हैं कि अब उनका वेग कितना हो जाता है? क्रमशः v1 v2 हो जाता है। माना विद्युत क्षेत्र के कारण अब इलेक्ट्रॉन क्रमशः v1 v2 v3 और डैश vn वेग से गति करने लगते हैं। ओके, तो पहले इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा बच्चे बताओ? पहले इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा? पहले इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाएगा v1 इक्वल टू, गति का पहला समीकरण क्या होता है? गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at। तो ये जो परिणामी वेग, जो अंतिम वेग आएगा, v1 इक्वल टू u1 प्लस, त्वरण तो सबके लिए एक ही है ना, त्वरण तो सबके लिए एक ही है, और इसको मैं नाम देता हूँ τ1। अब समझना पड़ेगा कि τ1 क्या है। τ1 है, ये तो ऑब्वियस ही बात है, 1 लगा, यानी पहले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, τ1 दिखा क्या रहा है? ये दिखा रहा है दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल। दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल। मान लीजिए एक धनावेशित परमाणु यहां था, एक परमाणु यहां था, ये इलेक्ट्रॉन आके त्वरित हुआ, और जो त्वरण होगा यहां पे आके फिर टकरा के अतिरिक्त वेग का घटक खो देगा, उसके बाद भी वो त्वरित होगा यहां से यहां तक। तो ये पहला टक्कर और ये दूसरा टक्कर,
ये वो समय अंतराल है जिसे हमने टाउ 1 का नाम दिया है, क्योंकि वो पहले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ऐसा हम सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए लिखेंगे। तो दो टक्करों के बीच का जो समय अंतराल है जिसे हम नाम दे रहे हैं टाउ 1, यही तो वो समय अंतराल है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, त्वरित होता है। इसी समय अंतराल में आपका इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है। तो दूसरे के लिए क्या लिखोगे बच्चे, दूसरे के लिए लिखोगे U2 प्लस त्वरण, इसका भी उतना ही है। मान लो इसका जो टक्कर का समय अंतराल हो टाउ 2 है, वैसे ही कहाँ तक चले जाएंगे हम लोग, Vn इज इक्वल टू U1 UN है ना, तो UN हो जाएगा प्लस वेक्टर A टाउ n, पहले इलेक्ट्रॉन का वेग, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग और nवें इलेक्ट्रॉन का वेग। और अब अगर हम बात कर रहे हैं अनुगमन वेग की, यानी कि अपवाह वेग की, तो आप क्या करेंगे, औसत निकाल लेंगे। औसत वेग कैसे निकाल लेंगे बच्चे, औसत वेग को ही हम कहेंगे Vd। सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वही तो अनुगमन वेग है ना, तो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस कहाँ तक, Vn तक, डिवाइडेड बाई n इलेक्ट्रॉन है, n वेग है। पहला इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, ये है U1 प्लस A टाउ 1 प्लस, ये पहले का हो गया, U2 प्लस A टाउ 2। और वैसे ही आप आगे बढ़िए 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 कहाँ तक जाएंगे, UN प्लस A टाउ n, ओके 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 ओके, डिवाइडेड बाई n। और इसे हम कह रहे हैं अनुगमन वेग। सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है जिससे कि वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, उसे हम कहते हैं अनुगमन वेग। तो यहाँ पे हम चीज़ों को अलग अलग कर लें, U1 प्लस U2 प्लस कहाँ तक, UN। U वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, उसको n से भाग दे देते हैं, प्लस जो त्वरण वाला है, तो देखो सभी से त्वरण कांस्टेंट आ जाए, कॉमन आ जाएगा, त्वरण कॉमन आ जाएगा, बचा क्या, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n तक जाएंगे, किससे भाग देंगे, n से भाग देंगे। और अब देखो ये क्या है, क्या ये नेट तापीय वेग है, क्या ये परिणामी तापीय वेग है जो शून्य होता है। परिणामी तापीय वेग शून्य होता है, नेट तापीय वेग शून्य होता है, तो ये 0 हो गया, प्लस वेक्टर A। ये है पहले इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय, यह है दूसरे इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय। वैसे ही ये क्या है, nवें इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय, और उसको n से भाग दे दिया है, तो हम इसको टाउ लिख देंगे। और टाउ है क्या, टाउ को नाम दे दिया है विश्रांति काल। तो बच्चे अब ये विश्रांति काल क्या है, अंग्रेजी में कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जब परिभाषित कर दूं मैं इसको ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। देखिए टाउ 1 टाउ 2 टाउ n ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल है, और आपने उन्हीं सभी समय अंतरालों का क्या निकाल लिया, औसत निकाल लिया है, एवरेज निकाल लिया ना, n से भाग दिया, तो क्या हो जाएगा, ये है विश्रांति काल। क्या है, दो नहीं, किसी भी हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय अंतराल। सभी इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान अलग अलग है। अगर आप उन सभी समय अंतरालों का क्या निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे, तो हम उसे नाम दे देंगे किसका, हम उसे नाम देंगे बच्चे किसका, क्या नाम दिया है, विश्रांति काल का, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम का। तो क्या है रिलैक्सेशन टाइम, अगर 1-2 नंबर में आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो औसत समय अंतराल है उसे हम कहते हैं विश्रांति काल।
तो वी डी इक्वल टू ऐसा आ गया। ठीक है, तो बस कहानी खत्म ही होने वाला है। ये कहानी बस अपने आखिरी पड़ाव पे है, समझिए इसको। तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? वी डी बराबर हो जाएगा, ए का मान हमने कुछ निकाल रखा है, ए का मान है माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। और यही है हाँ यही है अपवाह वेग का व्यंजक, अपवाह वेग का सूत्र, अनुगमन वेग का फॉर्मूला। वी डी इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। वी डी इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये है विश्रांति काल, यह है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यह है विद्युत क्षेत्र, और ये है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में ये सवाल आता है कि अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करिए, तो भी आपको यही व्यंजक करना है। अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध भी यही है। क्लियर है ये? तो देख लो पहले करना कैसे है। अपवाह वेग क्या होता है बच्चे? वह नियत औसत वेग जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बैटरी के ऋण सिरे से बैटरी के धन सिरे की ओर खींचे चले जाते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण। तो वह अपवाह वेग वह नियत औसत वेग होता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं। उसके बाद हमने इसका व्यंजक किया है। जब आप विभवांतर लगाएंगे तो इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक इलेक्ट्रॉन पे इतना बल लगेगा, इस बल के कारण इतना त्वरण उत्पन्न होगा, इस त्वरण के कारण पहले इलेक्ट्रॉनों का वेग कितना था, जो तापीय वेग था, और इनका पूरा परिणाम ये शून्य था। इस त्वरण के कारण जो पीछे त्वरण उत्पन्न हुआ है उनके कारण उनका वेग क्रमशः इतना इतना हो जाएगा। और इन सभी वेगों का औसत अगर आप निकाल लोगे तो आपको अपवाह वेग मिल जाएगा। क्लियर? चलिए अब समझते हैं गतिशीलता यानी मोबिलिटी को। गतिशीलता क्या है? बहुत ही सिंपल सा एक परिभाषा है, देख लीजिए। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है अपवाह वेग ही। गतिशीलता अपवाह वेग ही है जो उसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग के परिमाण को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कि किसी भी चालक में ई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है और इस ई विद्युत क्षेत्र के कारण जो अपवाह वेग है वीडी है, अपवाह वेग वीडी है। ई विद्युत क्षेत्र के कारण अपवाह वेग वीडी है। गतिशीलता क्या होती है? एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण जितना अपवाह वेग उत्पन्न होगा, कोई भी आवेश वाहक, ठीक है, कोई भी आवेश वाहक एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण जितना अपवाह वेग प्राप्त कर लेता है, इसके लिए आपको इधर भाग देना पड़ेगा। तो म्यू बराबर हो जाएगा वी डी अपॉन वेक्टर ई। एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण कोई भी आवेश वाहक जितना अपवाह वेग प्राप्त कर लेता है उसे हम कहते हैं गतिशीलता। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं धारा और अपवाह वेग में संबंध की। यह भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये 2-3 नंबर में एग्जाम में आ सकता है। आपको करना क्या है? आपको धारा और अपवाह वेग में संबंध स्थापित करना है, यानी आपको I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी ये संबंध प्राप्त करना है। यही है धारा और अनुगमन वेग में संबंध। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। चलिए समझते हैं कि कैसे करना है इसको। चलो मान लिया कि मेरे पास एक चालक है, ये रहा चालक, इसकी लंबाई हम L ले लेते हैं, लंबाई L है और इसके सिरों पर विभवांतर लगाया गया है। चलिए जैसे कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कुछ होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस विद्युत क्षेत्र के कारण सभी इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के ऋण सिरे से बैटरी के धन सिरे की ओर आकर्षित होने लगेंगे, खींचे चले जाएंगे, और जिस औसत वेग से खींचे चले जाएंगे उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? अपवाह वेग या अनुगमन वेग। ये भी सही है।
और एक चीज़ और है, मान लीजिए कि ये जो चालक है इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद कैपिटल ए है, ठीक है। तो सभी कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है? कहानी स्टार्ट होती है इलेक्ट्रॉन से। मान लेते हैं, माना चालक के एकांक आयतन में बहुत ही एक सिंपल सा एक डेरिवेशन है, देखिएगा ध्यान दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन है तो बता दो। एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, जो भी चालक है। एकांक आयतन में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना बढ़िया चालक होगा। तो अभी हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो चालक है उसके एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, और जब n इलेक्ट्रॉन है एकांक आयतन में, तो ये जो चालक हमने लिया है बच्चे, चालक का आयतन कितना होगा? चालक का आयतन कितना होगा ये बताओ? A इंटू एल, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। देखो जो आयतन होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो क्षेत्रफल में तो 2 डायमेंशन आ गया ना, क्षेत्रफल में 2 विमाएं आ जाती हैं, तीसरी विमा का गुणा कर दीजिए, आपको आयतन मिल जाएगा। आयतन इतना है, एकांक आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो चालक में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? चालक में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बता दीजिए? ये हो जाएंगे नल, NaL, नल। एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, कुल आयतन Al है, तो इससे इसको इंटू करोगे, गुणा करोगे, तो आपको मिल जाएगा चालक में कुल इलेक्ट्रॉन। और अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है, तो आवेश कितना है? कुल आवेश यानी कि Q बराबर देखो n इंटू ई तो होता ही है ना, और n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चे? NaL है, और E हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला पढ़ा है ना, Q बराबर Ne। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL है, और E जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, वो वहीं का वहीं है। और अब परिभाषा आप जानते हैं कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय होता है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/T हो जाएगा। I इक्वल टू Q कितना है देख लो, यही तो Q है, NaLe अपॉन T, ठीक है, NaLe अपॉन T। लेकिन हमें जो प्राप्त करना था वो तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा। हमारे संबंध में कहीं भी टाइम है ही नहीं, तो हमको यहाँ से समय को हटाना पड़ेगा। समय को हटाएंगे, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि जो औसत वेग जो है, जिसे हमने नाम दिया है अनुगौण वेग का, वो Vd है, और ये लंबाई L है। यानी इलेक्ट्रॉन को उस औसत वेग से यहाँ पहुँचने में अगर हम लोग मान लें T समय लगता है, तो T समय का मान क्या हो जाएगा बच्चे? समय बराबर क्या होता है बताओ? समय बहुत ख़राब चल रहा है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यही होता है ना। तो T समय है, दूरी L है, और चाल Vd है, यही होगा ना। T बराबर L अपॉन Vd, ये दूरी L है इलेक्ट्रॉनों का, और जो औसत वेग है किसी, तो औसत वेग है तो हम प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग उतना ही ले सकते हैं ना। औसत वेग मतलब सबका एक ही जैसा है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आने में T समय लगता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आने तक T समय लगता है, तो लंबाई L है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। मान रख दीजिए I बराबर NaLe अपॉन L अपॉन Vd। तो यहाँ से L और L कट गया, तो यहाँ से मिल गया I बराबर NaeVd। I बराबर NaeVd, I बराबर NaeVd। N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन, A उस चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, Vd क्या है? ये है अनुगमन वेग। तो ये संबंध है I इक्वल टू NeaVd। क्लियर है? ये बहुत आसान है। पहले आप आवेश निकाल लीजिए, आवेश को समय से भाग दे लीजिए, आपको धारा मिल जाएगा।
टी नहीं चाहिए हमको, हम टी का मान निकाल लेंगे दूरी बटा चाल। समय क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आने में टी समय लगता है तो टी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो ये संबंध है धारा और अनुगमन वेग में। अगर हमको संबंध चाहिए होगा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में, तो फिर कैसे करेंगे? अगर सवाल को एक कदम आगे ले जाए फिर कैसे करेंगे? धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध कैसे निकालेंगे? तो पहले तो मालूम होना चाहिए कि धारा घनत्व क्या है। धारा घनत्व होता है I/A, विद्युत धारा अपॉन क्षेत्रफल। किसी भी चालक के, किसी भी परिसेट के एकांक क्षेत्रफल से जितना धारा प्रवाहित होता है उसे हम कहते हैं धारा घनत्व। लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया है। तो J = I/A, I का मान क्या है, NeAVD है, A से भाग दे दो, A और A कट गया, तो J बराबर कितना आ गया, NeVD आ गया। तो ये संबंध है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में, ये संबंध है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में। तो चलिए, आज के लेक्चर में हमने समझा है कि अनुगमन वेग क्या होता है, जिसे आप अपवाह वेग भी कहते हैं, और हमने धारा, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित किया है, और अनुगमन वेग का व्यंजक भी प्राप्त किया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।